नीलम रोते हुए अपने पति रवि से बोली, रवि, तुम्हारी माँ पगला गई है क्या? दो दो बेटों के होते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी उसने बेटी के नाम कर दी। बुढ़ापे में सठिया गई है क्या बुढ़िया? पत्नी की बात सुन रवि भी हैरान हो गया। उसे भी जैसे झटका लगा। क्या नीलम, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ रवि, बिल्कुल सही कह रही मैं। बगल की ही एक काकी का फोन आया था। उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया। मैंने उनको बोला था कि वो तुम्हारी माँ के ऊपर नज़र रखेंगी। नीलम की बात सुन रवि भी परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने छोटे भाई मोहित को फ़ोन कर बुलाया। थोड़ी ही देर में मोहित भी अपनी पत्नी रुचि के साथ भागता हुआ भाई के घर आया। सारी बात जानने के बाद सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थीं। रुचि और नीलम भर भर के अपनी सास को गालियाँ दे रही थीं और उनके पति भी उनका साथ देते हुए माँ को ही कोस रहे थे। असल में सरोज जी के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा रवि, फिर मोहित और सबसे छोटी बेटी सुमन। तीनों बच्चों की शादियां हो गई थी। शादी के बाद रुचि और नीलम ससुराल में ही रहती थीं। पति की कमाई से सरोज जी उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करती थीं। बेटे बाहर कमाने चले गए। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन अचानक से ही सरोज जी के पति इस दुनिया से चले गए। पापा के 13वें के बाद रवि और मोहित अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर चले गए। अब सरोज जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो बार बार बड़ी उम्मीद से दोनों बेटों का मुंह देखती, लेकिन दोनों में से किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? बहू बेटों के जाने के बाद अकेलापन सरोज जी को काटने लगा। दिन रात वो चिंता में डूबी रहती। बार बार पति की याद आती, जिसके चलते धीरे धीरे करके सरोज जी बीमार रहने लगी। कोई भी उनके आगे पीछे नहीं था। कोई हालचाल पूछने वाला नहीं था। पति की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। जैसे ही सुमन को माँ के बारे में पता चला, वो भागती हुई मायके आई। तब उसने ही माँ की पूरी देखभाल की। पहले तो सरोज जी को अस्पताल ले गई, डॉक्टर को दिखाया, उनका इलाज कराई और वहीं 2 महीने रुककर माँ की सेवा की। टाइम टाइम पर चाय पानी, खाना, नाश्ता, दवाई सब कुछ करती रही। अब सरोज जी धीरे धीरे बेटी का साथ पाकर कुछ हद तक उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया था। सरोज जी बार बार सुमन से कहते हुए रो पड़ती कि तेरे पापा के जाने के बाद दोनों ने ही मुझे अकेला छोड़ दिया। किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास रहने या मुझे अपने साथ रखने की बात तो दूर, फोन करके भी कभी हालचाल भी नहीं लेते। जब मेरे बच्चे ही ऐसे निकल गए तो फिर मैं बहू से क्या ही उम्मीद करूंगी। सुमन माँ को समझाती, तसल्ली देती, झूठा आश्वासन देती कि माँ, भैया अपने काम में बिजी होंगे इसीलिए फ़ोन नहीं कर पाते। लेकिन हकीकत तो सुमन को भी पता थी। सुमन अपनी माँ को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए पति से बात कर पति का ट्रांसफ़र उसने अपने ही मायके के साइड में करवा लिया। सुमन खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो घर के पास वाली स्कूल में ही उसने अपनी नौकरी शुरू कर दी। सुबह शाम घर का सारा काम करके, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, माँ को नाश्ता कराने के बाद दोपहर का खाना बनाकर वो स्कूल जाती और आने के बाद माँ के साथ ही सारा समय बिताती। अब धीरे धीरे सरोज जी को भी अच्छा लगने लगा था। बेटी का साथ पाकर उनकी सेहत में भी सुधार होने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। रवि और मोहित में से 1 साल में एक बार भी किसी ने पलटकर माँ को फ़ोन नहीं किया, माँ का हाल चाल नहीं पूछा। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि अकेले माँ वहाँ पर कैसी होगी। अपने प्रति बेटों की बेरुखी देख सरोज जी ने बैठे बैठे ही फैसला कर लिया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, खेत, मकान, गहने, बैंक बैलेंस सब
कुछ सुमन के नाम कर देंगी। जैसे ही ये खबर रवि और मोहित को मिली, अगले दिन ही वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ सरोज जी के पास आ थमके। रवि आते ही गुस्से में बोला, माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूं? हम दोनों बेटे मर गए थे, जो बेटी को सब कुछ दे दिया। अचानक से आए हुए अपने बेटों को देख और उनके बोलने का तरीका देख सरोज जी समझ गई कि खबर उनके कानों तक पहुंच गई है। तभी तो पूरे 1 साल बाद आज इनके दर्शन हुए हैं। सरोज जी ने बड़ी ही शांति से कहा, बेटा, जिसने मेरा जीवन भर साथ दिया, जो दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ी रही, जो अपना परिवार देखते हुए भी मुझे संभालती रही, जिसने बिना किसी के पैसों की उम्मीद के खुद की सैलरी से मेरा इलाज करवाती रही, मेरे लिए फल फूल मेवा दूध बादाम लाती रही, सुबह शाम मुझे बनाकर खिलाती रही, मेरी नज़रों में वही इस घर की असली वारिस है। चाहे वो मेरी बेटी हो या बेटा, जो मेरी सेवा करेगा वही मेरा वारिस बनेगा। और तुम लोगों ने अपनी अपनी औकात दिखा दी कि तुम लोगों को अपनी माँ से मतलब नहीं है, तुम लोगों के माँ के प्रॉपर्टी से मतलब है। कहते हुए सरोज जी की आंखों में आंसू आ गए। रूधे हुए गले से उन्होंने कहा, तुम दोनों ने तो शादी के बाद पलटकर एक बार भी अपनी माँ को नहीं देखा। मैं बीमार थी, खटिया पकड़ लिया था मैंने, भूख से तड़फ रही थी अकेले घर में, उठकर एक गिलास पानी पीने की हिम्मत नहीं थी। तब सुमन ने ही मुझे सहारा दिया, सुमन ने ही मुझे उठाया, नहीं तो आज मैं इस घर में कब की सड़ के मर जाती, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। सरोज जी के आंसुओं का उनके बच्चों के ऊपर कोई भी असर नहीं था। नीलम और रुचि दोनों ही ताने देते हुए बोली, तो ठीक है जी, जब बहन ही माँ बेटे का रोल भी निभाएगी तो फिर हम यहाँ रह के करेंगे भी क्या? चलो चलते हैं यहाँ से। नीलम की बात सुन रुचि, मोहित, रवि सब वापस जाने लगे, लेकिन जाते जाते ही सबने मन ही मन फैसला भी कर लिया था कि माँ को सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे कैसे वो सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर देंगी। उन चारों के मन में अब सुमन को लेकर एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग चल रही थी, जिसके चलते कुछ दिनों बाद ही रवि और मोहित वापस लौट आए और माँ के पास रहने की जिद करने लगे। रवि बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए सरोज जी से बोला, माँ, हमने सोचा कि क्यों ना अब कुछ दिन आपके साथ ही बिताएं। पहली बार बेटों की प्यार भरी बातें सुन, माँ के लिए प्यार देख सरोज जी भावुक हो गई। सुमन ने भी माँ से कहा, माँ, ये तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम अब परिवार एक तो हो रहा है ना। सरोज जी भी बेटों के व्यवहार से खुश थीं। उन्हें लगा कि हो सकता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, इसीलिए ये लौट कर आए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस मीठी मुस्कान के पीछे कितना बड़ा जहर छुपा है। ये तो बस शुरुआत थी। 2-3 दिन बाद ही रवि और मोहित दोनों ही बस बहाने खोजने लगे। वो किसी भी तरह सुमन को नीचा दिखाने की साजिश करने लगे। उन्हें कैसे भी करके सुमन के खिलाफ माँ के मन में जहर घोलना था, जिसमें उनकी पत्नियां भरपूर उनका साथ दे रही थी। एक दिन नीलम झूठ में जाकर रोते हुए सरोज जी से बोली, माँ जी, देखा आपने, जब से आपने दीदी को पूरी प्रॉपर्टी का मालकिन बना दिया है, तब से दीदी बिल्कुल बदल गई हैं। और किचन में अगर हम चाय भी बनाने जाते हैं तो उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है। आप तो अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलती हैं, यहीं पड़ी रहती हैं। आपको कैसे पता चलेगा? दीदी ना तो घर का राशन लाने देती हैं, ना ही हमें अपने हिसाब से रहने देती हैं। माँ, हम बदलना चाहते हैं, लेकिन लगता है दीदी को हमारा यहाँ रहना ही पसंद नहीं है। बस नीलम की बात खत्म होते ही रवि भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगा। मोहित भी बोलने लगा, रुचि भी बोलने लगी।
सबकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मासूमियत। देखने में ऐसा लगता कि उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो अपनी माँ से बिल्कुल दूर नहीं रह सकते, लेकिन सुमन की वजह से लगता है उन्हें वापस जाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों का सुमन को लेकर माँ को भड़काना धीरे धीरे इस कदर चालू हो गया कि आखिरकार माँ तो माँ होती है। बच्चों के बहकावे में आ गई। उन्हें लगा कि कहीं सच में सुमन मेरे बच्चों को यहाँ से भगाना तो नहीं चाहती है ना। बड़ी मुश्किल से तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब ये मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो हो सकता है सुमन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस बच्चों के बहकावे में आकर सरोज जी ने अगले ही दिन सुमन से कहा, बेटी, बैंक के पासबुक मुझे वापस चाहिए। तो सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल माँ, मैं अभी आपको देती हूँ। कहते हुए सुमन अलमारी से पासबुक निकालकर अपनी माँ को दे देती है। अब पासबुक रवि और मोहित के हाथ में आ चुका था। सुमन एक दिन के लिए अपने ससुराल चली गई, तो उसी रात को दोनों ने मिलकर सरोज जी को नींद की दवा दे दी और उनसे फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पेपर पर साइन करवा लिए। रातों रात ही पूरा घर अब उन दोनों के नाम हो गया था। अगली सुबह जब सुमन वापस आई तो दरवाजे पर ताला लगा था। सुमन को देखते ही रवि अंदर से बोला, सुमन, अब ये घर तेरा नहीं है। बाप के जायदाद पर बेटों का ही हक होता है। वापस लौट जाओ। भाई की बात सुन सुमन को बड़ा अजीब लगा। उसने बाहर से ही कहा, भैया, क्या मजाक है? तो मोहित गुस्से में बोला, मजाक नहीं, सच्चाई है। तो अब यहाँ नहीं रह सकती। अपने ससुराल वापस लौट जा, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे। सरोज जी दोनों बेटों की बातें सुन हैरान थी। अचानक ही दोनों बेटों के चेहरे पर मासूमियत की जगह किसी भयानक राक्षस ने ले ली थी। लालच उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सरोज जी बेटों का इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके सीने में तेज दर्द उठा और वो वहीं पर गिर पड़ी। सास को गिरता देख नीलम चिल्लाई। आनन फानन में सरोज जी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि सरोज जी को मानसिक आघात पहुंचा है। सदमे से उनकी बोलती बंद हो गई है। माँ की हालत देख सुमन बुरी तरह से टूट गई थी, लेकिन भाइयों की ओर देखा तो उनके ऊपर जैसे कोई असर ही नहीं था। सुमन समझ गई कि माँ के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कुछ सोचते हुए उसने अपने वकील से बातें की तो पता चला कि वसीयत तो पहले ही बदल दी गई है। अब सुमन लाचार हो गई, कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन रोज़ वो अस्पताल में माँ की देखभाल करने जरूर जाती। अस्पताल में जाकर माँ के बगल में बैठ माँ का हाथ पकड़ रोते हुए कहती, माँ, आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया ना। देखो अब आपके बेटे क्या कर गए। सुमन रोज माँ के पास बैठकर घंटों रोती रहती। करीब एक हफ्ते बाद जाकर सरोज जी की हालत में कुछ सुधार हुआ। अभी भी उनकी बोली नहीं निकलती थी और उनके दोनों बेटे अस्पताल में माँ को छोड़ सुमन के भरोसे आराम से घर पर थे। एक दिन हिम्मत करके सरोज जी ने सुमन से एक कागज और पेन मांगा और कांपते हुए हाथों से एक चिट्ठी लिखी। मैंने सुमन को अपना सब कुछ दिया क्योंकि वही मेरी सच्ची संतान है। बेटे तो बस नाम के हैं, मुझे सिखाने चले थे, लेकिन खुद इंसानियत भूल बैठे। सुमन ही मेरी असली बेटी है और बेटा दोनों। मेरे बेटों ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। अब ये चिट्ठी सीधा वकील के पास पहुंची। वकील ने कोर्ट में केस दर्ज कराया। सारी बात सुनने के बाद जज ने भी माँ के हाँ में हाँ मिलाते हुए दोनों बेटों को और बहुओं को दोषी करार दे दिया और प्रॉपर्टी वापस सुमन के नाम कर दी गई। इसी बीच सरोज जी ठीक होकर घर भी आ गई थी। सारा केस खत्म होने के बाद जब पुलिस रवि और मोहित को लेकर अपने साथ जाने लगी तो सरोज जी ने धीरे से अपने दोनों बेटों से कहा
बेटे होने का मतलब ये नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा ही अधिकार हो। कुछ पैसों के लालच में तुमने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। जाओ, अब पूरी जिंदगी जेल में रहो। रवि और मोहित तुरंत ही माँ के पैर पकड़ रोने लगे। माँ, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दिलाओ, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमारी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज रोक लो माँ, हम यहाँ से चले जाएंगे। पूरी जिंदगी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, लेकिन प्लीज हमें बचा लो। दोनों को रोता देख आखिरकार सरोज जी माँ होकर कैसे अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। पूत कपूत होते हैं, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। सरोज जी के कहने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ तो दिया, तो सरोज जी ने साफ साफ अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों इसी वक्त चले जाओ और जिंदगी में कभी भी वापस लौट के मत आना। मैं भूल जाऊंगी कि मेरे बेटे भी हैं, और तुम भी भूल जाना कि तुम्हारी भी कोई माँ है। माँ की बात सुन मुंह लटकाए रवि और मोहित ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ वापस लौट गए। कहाँ वो पूरी प्रॉपर्टी लेने आए थे, कहाँ इज्जत भी गंवा कर जा रहे हैं। अब सरोज जी ने खुद को मजबूत कर लिया था और बेटी के साथ आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने लगी।